कैंसर होना कोई इतनी बड़ी बात है क्या कि तुम आम का अचार भी नहीं डाल सकती। मेरी सास आंगन में खड़ी मुझे घूर रही थीं। पूरे 200 किलो आम थे। आंगन में जहां तक निखर जाती बस आम ही आम थे। मैंने पीले रबर के दस्ताने पहने और घुटनों के बल बैठ गई। मेरे हाथ कांप रहे थे। कल ही मेरी कीमोथेरेपी का तीसरा सेशन हुआ था और मेरा पूरा शरीर दुख रहा था। मेरी ननद मीना संतरे छील कर खाते हुए बोली, भाभी धरा जल्दी जल्दी करो, शाम हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आम, सास, आसमान सब कुछ गोल गोल घूम रहा था। आखिरी चीज जो मुझे याद है वह मेरे पति का मेरी तरफ भागता हुआ चेहरा था। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। यह कहानी 2 साल पहले उस दिन से शुरू होती है जब मेरे ससुर जी का देहांत हुआ था। कहानी शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। 2 साल पहले की सर्दियों की बात है। मेरे ससुर जी को अस्पताल में भर्ती हुए 3 महीने हो चुके थे। फेफड़ों का कैंसर, आखिरी स्टेज। डॉक्टर ने बहुत धीरे से बताया था, यह हरता बहुत मुश्किल है। मैं रोज अस्पताल जाती थी। सुबह खिचड़ी बनाकर टिफिन में रखती और 2 बसें बदलकर अस्पताल पहुंचती थी। मेरी सास बहुत कम आती थी। कभी कहती अस्पताल दूर है तो कभी कहती कमर में दर्द है। और मेरी ननद मीना तो उनसे भी भक्कड़ थी। महीने में शायद एक बार आती और जब भी आती कॉरिडोर में होन पर बातें करके चली जाती। भैया मैं आज भी ही हूं, पहले निकल रही हूं, बस इतना कहकर चली जाती। इसलिए अस्पताल के कमरे में हमेशा मैं अकेली होती थी। ससुर जी मुझे जब भी देखते उन्हें बहुत संकोच होता। प्रिया बेटा तुम फिर आ गईं, काम होगा तुम्हें। उनके शब्द बहुत अपनेपन से भरे होते थे। ससुराल के 19 लोगों के परिवार में सिर्फ वही थे जिन्होंने मुझसे कभी कहा था कि तुम्हें काम होगा। ससुर जी हमेशा से ऐसे ही थे। जब मैं ब्याह कर पहली बार इस घर में आई थी तो सास रसोई से चिल्लाई थी, दाल में नमक यादा है। मैं डर के मारे जम गई थी। मैंने सोचा शादी के पहले ही दिन यह हाल है तो आगे क्या होगा। तभी ससुर जी रसोई में आए। उन्होंने चुपचाप एक चम्मच दाल चखी और बोले, बहुत स्वादिष्ट है, मेरे लिए तो एकदम सही है। और फिर मेरी तरफ देखकर उन्होंने एक बार सिर हिलाया, बस इतना ही। लेकिन उनके उस एक सिर हिलाने ने मुझे 20 साल तक इस घर में टिके रहने की हिम्मत दी। त्योहारों पर जब सास ताने मारती तो ससुर जी चुपके से मेरे सामने एक संतरा रखकर चले जाते। जब मीना कहती भाभी के हाथ के खाने में वो बात नहीं, तो ससुर जी कहते मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वह यादा कुछ नहीं कहते थे, नहीं कभी लगते थे, बस चुपचाप मेरे साथ एक इंसान की तरह बर्ताव करते थे। ऐसे इंसान का दुनिया से जाना मेरे लिए बहुत डरावना था, क्योंकि उनके बिना उस घर में मुझे इंसान समझने वाला कोई नहीं था। उस दिन भी जब मैं अस्पताल पहुंची तो ससुर जी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में तात नहीं थी। उन्होंने अपना हाथ बहाया। मैंने उनका हाथ थाम लिया। वह एक सूखा ठंडा हाथ था। प्रिया बेटा मेरे एक काम करोगी? मेरा गला भर आया। यह पहली बार था जब ससुर जी ने मुझसे कुछ मांगा था। वह तो हमेशा संकोच ही करते रहते थे, कभी कुछ करने को नहीं कहा। जी पिताजी बताइए, ससुर जी ने धीरे से कहा। अपनी मां का ख्याल रखना। मैं चुप रही। वो स्वभाव की थोई ते है, पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मीना पर मुझे भरोसा नहीं, मेरे बाद वो बिल्कुल अकेली हो जाएगी। ससुर जी की आंखों में आंसू भर आए। अगर मेरे पास कोई और होता तो मैं तुमसे यह कभी नहीं कहता। बेटा मुझे मां करना। मेरा गला रूंध गया। मैं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मैं महसूस कर सकती थी कि वह सच में कितना दुखी महसूस कर रहे थे। एक ऐसा इंसान जो पूरी जिंदगी अपनी बहू से मां ही मांगता रहा और अपनी आखिरी ख्वाहिश के लिए भी मां ही मांग रहा था। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं मुश्किल से बस इतना कह पाई। ससुर जी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उस सूखे और ठंडे हाथ में जान आ गई थी। शुक्रिया बेटा, यह उनके आखिरी शब्द थे। 3 दिन बाद उनका देहांत हो गया। अंतिम संस्कार के समय मेरी सास और होर से रो रही थी। मीना भी रो रही थी, लेकिन मेरे पास रोने का समय नहीं था। प्रिया चाय बनाओ, मेहमान आ रहे हैं। भाभी तौलिए कम पा गए, जल्दी लेकर आओ, खाना तम हो गया। तुमने पहले ध्यान क्यों नहीं दिया? 3 दिनों तक मैं श्मशान घाट की रसोई में ही रही। शोक के कपों में चाय बनाती, बर्तन धोती और फल काटती रही। मैं एक बार भी ससुर जी की तस्वीर के सामने ठीक से बैठ नहीं पाई। आखिरी दिन जब सारे मेहमान चले गए तो मैं उनकी तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गई।
पिताजी, मैं आपका वादा निभाऊंगी। उस समय मुझे लगा था कि मैं वादा निभा पाऊंगी। अगर वह वादा न होता तो मैं वह घर कब का छोड़ चुकी होती। ससुर जी के जाने के बाद वह घर बदल गया। नहीं, सच कहूं तो बदला नहीं था, वह हमेशा से वैसा ही था। बस ससुर जी के होने से जो बातें छिपी हुई थीं वह अब सामने आ गई थीं। पहला त्योहार दिवाली का था। सास ने ओन किया, प्रिया, इस साल दिवाली पर बहुत मेहमान आएंगे। मौसी और बुआ के परिवार मिलाकर लगभग 20 लोग होंगे। तैयारी अच्छी करना। 20 लोग, मैं अकेली। पूई, कचौड़ी, 5 तरह की सब्जी, पनीर, खीर, हलवा। मैंने सुबह 4 बजे उठकर तैयारी शुरू की। मेरे पैर सुन्न हो रहे थे और कमर टूटने लगी थी। तेल की गंध से मेरा जी मिचला रहा था। मीना सुबह 9 बजे आई। आते ही सोए पर बैठ गई, कोट भी नहीं उतारा। टीवी चालू किया और रिमोट घुमाते हुए रसोई की तरफ देखकर बोली, भाभी, पूरियां थोई और कुरकुरी बनाना, पिछली बार नरम थीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने की हिम्मत ही नहीं थी। दोपहर के खाने के समय मीना ने एक और बात कही। खाने की मेज पर बैठकर पनीर का एक टुकड़ा उठाया और बोली, भाभी, खाने में नमक कुछ कम लग रहा है। सास ने तुरंत हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, इस बार खाने में महा नहीं है। धरा ध्यान से काम किया कर। सुबह 4 बजे से अकेले 20 लोगों का खाना बनाने के बाद मुझे यह सुनने को मिला। मैं खाना नहीं खा सकी। इसलिए नहीं कि भूख नहीं थी, बल्कि इसीलिए कि बैठने की जगह नहीं थी। मुझे बर्तन जो धोने थे। मीना खाना खाकर सोए पर लेटते हुए बोली, पेट भर गया। भाभी, एक कौही बना दो। उस इंसान ने पूरे त्योहार में एक गिलास तक नहीं उठाया। महे की बात यह है कि मीना अपने ससुराल में एक उंगली नहीं हिलाती थी। उसने कभी अपनी सास के लिए त्योहार का खाना नहीं बनाया, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। लेकिन मायके आते ही सब बदल जाता था। एक बार मीना शुक्रवार शाम अचानक आ गई, बिना बताए। आते ही अपनी माँ का चेहरा देखा और ऊंची आवाज में बोली, माँ, आप इतनी कमोर क्यों लग रही हैं? क्या आपको ठीक से खाना नहीं मिल रहा? यह सुनकर सास ने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में नहरत थी। देख ले, मीना को भी लग रहा है कि मैं कमोर हो गई हूं। मैं रसोई में सास के लिए रात का खाना बना रही थी। मैं उनके तीनों वक्त के खाने का ध्यान रखती थी। सुबह दलिया, दोपहर में सब्जी, रोटी और रात में गरम सूप। उनके डायबिटीज के हिसाब से कम नमक वाला खाना। लेकिन मीना को यह सब नहीं दिखता था। नहीं, दिखता नहीं था, ऐसा नहीं है, वह देखना ही नहीं चाहती थी। मीना ने फ्रिज खोला। अंदर डिब्बों की लाइन लगी थी जो सब मैंने बनाए थे। मीना ने उन्हें देखकर भी फ्रिज बंद करते हुए कहा, एक ही जैसा खाना। मां की जिंदगी में कोई खुशी ही नहीं बची। मेरा दिल जलने लगा, गुस्से से नहीं, बेबसी से। सुबह उठकर सब भी लाना, सास का शुगर लेवल जांचना, दवाइयां देना, तीनों वक्त खाना बनाना, कपड़े धोना, साई करना, यह सब करने के बाद भी सुनने को मिलता था, एक ही जैसा खाना। मीना महीने में एक बार आती है, फ्रिज खोलकर देखती है, एक टिप्पणी करती है, अपनी मां का पक्ष लेती है और 2 घंटे में चली जाती है। बस इतना ही करती थी वह। सबसे मुश्किल था मोहल्ले वालों की बातें सुनना। एक दिन मैं बाहर गई तो सब्जी वाले ने मुझसे कहा, प्रिया जी, आपकी सास मोहल्ले की औरतों से कह रही थी। क्या कह रही थी? कि हमारी बहू तो जायदाद के लिए घर में टिकी हुई है, ससुर के मरते ही जायदाद हपने के लिए चिपकी हुई है। मेरा सिर सुन्न हो गया। जायदाद? कौन सी जायदाद? ससुराल के नाम पर 20 साल पुराना एक छोटा सा घर था जिसमें मेरा नाम तक नहीं था। मैं जायदाद के लिए नहीं रुकी थी, मैं अपने मरहूम ससुर जी के एक वादे के लिए रुकी थी। उस रात जब पति काम से लौटे तो मेरा चेहरा देखकर ठिठक गए। क्या हुआ? कोई बात है? मैं कहने ही वाली थी पर रुक गई। मैं जानती थी कि अगर मैंने उन्हें बताया कि उनकी मां मोहल्ले में ऐसी बातें कर रही हैं तो उन्हें कितना दुख होगा। नहीं, कुछ नहीं। पति ने मुझे चुपचाप देखा, फिर बिना कुछ कहे रसोई में चले गए और बर्तन धोने लगे। वह हमेशा ऐसे ही थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, पर जब भी उन्हें मेरे लिए बुरा लगता वह बर्तन धोते थे। उनकी पीठ को देखते हुए मैंने सोचा, अगर यह इंसान न होता तो मैं सच में टूट जाती। रात को बिस्तर पर लेटकर मैं छत को देखती। आमोश रात में अकेले मेरे आंसू निकलते। पिताजी, मैं सब ठीक कर रही हूं ना? अजीब बातें तो काजी पहले से हो रही थीं। खाना खाने के बाद पेट भारी लगता और सीने में जलन होती थी। पहले तो मैंने सोचा कि यह सिर्फ थकान है। रोज सुबह उठकर सास के लिए खाना बनाना,
घर का काम, बाजार जाना। इस रूटीन में बीमार न पड़ना ही अजीब होता। लेकिन एक दिन खाना निगलना मुश्किल हो गया। जैसे ही मैं चम्मच मुंह तक ले जाती, मेरा गला रुक जाता। निगलने पर सीने में जलन होती और पेट में पत्थर जैसा भारीपन महसूस होता। मेरे पति ने सबसे पहले ध्यान दिया। प्रिया, तुम आजकल इतना कम क्यों खा रही हो? बस भूख नहीं लगती। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने मना कर दिया। मेरे पास अस्पताल जाने का समय नहीं था। सांस के नाश्ते के लिए सुबह 5 बजे उठना होता, दोपहर से पहले बाहर से आना होता और शाम को कफे और साई का काम होता। पति नहीं माने। मैं माँ के लिए नाश्ता बना दूंगा, तुम कल सुबह अस्पताल जाओ। तो मैं गई। एंडोस्कोपी हुई, बायोप्सी हुई और रिपोर्ट के लिए 1 हफ्ता इंतजार करना पड़ा। वह 1 हफ्ता 1 महीने जैसा लंबा था। हर रात मैं यही सोचती, अगर कोई बड़ी बीमारी निकली तो। जिस दिन रिपोर्ट लेने गई, डॉक्टर स्क्रीन को देखते हुए काजी देर तक चुप रहे। उनकी आमोशी डरावनी थी। पेट का कैंसर है, दूसरी स्टेज में। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। सर्जरी करनी पड़ेगी और उसके बाद कीमोथेरेपी होगी। मुझे डॉक्टर का मुंह हिलता हुआ दिख रहा था, पर शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। जब मैं केबिन से बाहर निकली तो मेरे पति कॉरिडोर में इंतजार कर रहे थे। मेरा चेहरा देखकर उनका रंग उड़ गया। मैं कुछ नहीं कह सकी। मैं बस उनके सामने खड़ी होकर रोने लगी, बिना आवाज के। मेरे पति ने मुझे गले लगा लिया। अस्पताल के कॉरिडोर में आते जाते लोगों के बीच उन्होंने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। उनकी यह बात सुनकर मैं और होर से रोने लगी। समस्या ससुराल की थी। सर्जरी की तारीख तय हो गई और पति ने मां को फोन किया। मैं पास में ही सुन रही थी। मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। क्या पता वह मेरी चिंता करें, क्या पता वह कहें, अरे प्रिया ठीक तो है। पति ने ओन रखा। उनका चेहरा उतरा हुआ था। क्या कहा उन्होंने? पति ने कुछ देर रुककर कहा, पूछ रही थी तो अब खाना कौन बनाएगा? मेरा दिल ठंडा पक गया। मैंने बताया कि मैं बीमार हूं, मुझे कैंसर है, और जवाब मिला, खाना कौन बनाएगा? अगले दिन मीना का यौन आया। भाभी, मैंने सुना। सुनकर बुरा लगा, लेकिन उस लेकिन के बाद क्या आएगा मैं जानती थी। लेकिन मां के खाने का क्या होगा? मैं तो नहीं कर सकती। मेरे बच्चों के स्कूल और पति का भी देखना होता है। भाभी, आप ही कुछ करो, मैं ही कुछ करूं। मुझे कैंसर है और वह कह रही है कि मैं ही कुछ करूं। मैंने ओन रखकर बहुत देर तक बैठी रही। मुझे गुस्सा नहीं आया। गुस्सा आने के लिए उम्मीद का होना जरूरी है और मैं उम्मीद करना छोड़ चुकी थी। बस इस बात का दुख था कि कोई इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है। मेरी सर्जरी हुई। पेट का कुछ हिस्सा निकाल दिया गया। मैं ठीक से उबर भी नहीं पाई थी कि कीमोथेरेपी शुरू हो गई। जब दवा शरीर में जाती तो लगता जैसे पूरा बदन जल रहा है। उल्टियां होती और मुंह में छाले पले जाते। मेरे बाल झड़ने लगे। सुबह तकिए पर बालों के गुच्छे मिलते थे। मुझे आईने में देखने से नैरत हो गई थी। फिर भी मैं सांस के लिए खाना बनाती रही। कीमो के अगले दिन भी जब मेरा जी मिचला रहा था और मैं बार बार बाथरूम जा रही थी, तब भी मैं रसोई में खई थी। मैं सांस की डायबिटीज के हिसाब से खिचड़ी बनाती, कम नमक वाली दाल पकाती और सब भी बनाती। सांस खाना लेते हुए कहती, दाल ठंडी है, बस इतना ही। न कोई हाल चाल, न कोई चिंता, न शुक्रिया का एक शब्द। यहां तक कि यह भी नहीं पूछा कि अब कैसी हो। एक बार मैं कीमो लेकर घर आई। दरवाजा खोलते ही मेरे शरीर में बिल्कुल तात नहीं थी। चप्पल उतारते हुए मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं यीते नहीं खोल पा रही थी। मैं वहीं दरवाजे पर बैठ गई। सास ने मुझे लिविंग रूम से देखा। वहां क्यों बैठी हो? अंदर आकर रात का खाना बनाओ। मेरे आंसू निकलने ही वाले थे, पर मैंने रोक लिए। मैंने सोचा, इस घर में रोने का मतलब है हार जाना। मैं उठी, रसोई में गई। चाकू पकते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे और आलू छीलते हुए मेरी उंगली कट गई। ऊन बह रहा था, पर सास ने कुछ नहीं पूछा। उस रात पति मेरी उंगली पर पट्टी बांधते हुए बोले, मुझे मां कर दो, बस थोड़ा और सब्र कर लो। मैं जानती थी कि वह भी परेशान थे। मां और पत्नी के बीच वह भी रो पिस रहे थे। कोई बात नहीं, यह पिताजी का वादा है। मैंने कह तो दिया, पर सच यह था कि मैं ठीक नहीं थी। मुझे तब पता चला कि कैंसर से भी ज्यादा दर्दनाक कुछ होता है। नवंबर का महीना था। कीमोथेरेपी के तीसरे सेशन का अगला दिन था। अस्पताल से घर आते हुए बस में मैंने 3 बार उल्टी रोकी। जब भी जी मिचलाता, मैं मुंह पर हाथ रखकर खिड़की से बाहर देखकर सांस लेती। 1 2 3। ऐसा करने से थोड़ा ठीक लगता। पति मुझे छोड़ने आ रहे थे, पर मैंने मना कर दिया। वह पहले ही अगस्त से बहुत छुट्टियां ले चुके थे।
मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। जब मैं घर पहुंची तो दोपहर के 2 बज रहे थे। दरवाजा खोलते ही मैं वहीं रुक गई। आंगन में आम का ढेर लगा हुआ था, नीले प्लास्टिक के टब में, मीन पर और तिरपाल के ऊपर। आंगन में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। 200 किलो आम। सास बरामदे में बैठी थीं। उन्होंने एक मोटी बनियान पहनी हुई थी और हाथ बांधकर मुझे घूर रही थीं। आ गई, इस साल अचार यादा डालना है, मीना को भी देना है और तुम्हारी मौसी को भी। मैंने आम के ढेर को देखा, 200 किलो। एक स्वस्थ इंसान को भी यह करने में 2-3 दिन लग जाते। माँ, मैं आज ही कीमो लेकर। तो जल्दी शुरू करो, देर होगी तो आम खराब हो जाएंगे। उन्होंने मेरी बात काट दी। वह जानती थीं कि मैं क्या कहने वाली हूं और जानकर ही उन्होंने बात काटी। मैंने अपना बैग रखा, एप्रन पहना और पीले रबर के दस्ताने पहन लिए। मैं आंगन में गई। नवंबर की हवा ठंडी थी। मेरी उंगलियां सुन्न पा रही थीं। मैं घुटनों के बल चटाई पर बैठ गई और एक आम उठाया। वह भारी था। मेरे हाथों में इतनी कमोरी थी कि एक आम उठाना भी मुश्किल लग रहा। हाँ, मैं आम काटती, मसाला लगाती और एक एक करके उन्हें तैयार करती। 10 किलो के बाद मेरे माथे पर पसीना आ गया। 20 किलो के बाद मेरे हाथ कांपने लगे। 30 किलो के बाद मेरे घुटनों ने जवाब दे दिया। तभी मीना आ गई। कार से उतरकर उसने आंगन को देखा और एक कुर्सी लेकर बैठ गई। अपनी जैकेट की जेब से संतरा निकालकर छीलने लगी। भाभी, कितना हो गया? 30 किलो। अरे, 200 किलो में से सिर्फ 30? शाम हो जाएगी। वह मेरी मदद करने नहीं आई थी, वह अपनी माँ के घर घूमने आई थी। मीना संतरा खाते हुए होन देखने लगी। बीच बीच में सिर उठाकर मुझे देखकर कुछ कहती। भाभी, वो वाले आम छोटे हैं, उनमें मसाला कम डालना। भाभी, माँ कह रही थीं कि पिछले साल अचार में नमक ज्यादा था, इस बार कम रखना। हाँ, और मेरा वाला अचार अलग से साफ सुथरा बनाना। मेरी सास बहुत नोहरे वाली हैं। उसने रबर के दस्ताने नहीं पहने थे, न ही एप्रन। उसके हाथ पर सिर संतरे के छिलके लगे थे। सूरज ढलने लगा, हवा और ठंडी हो गई। मेरे हाथ इतने सुन्न हो गए थे कि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। मेरी उंगलियां दस्तानों के अंदर अक गई थीं। 50 किलो, 70 किलो, 90 किलो। मेरी सांसें तय हो गईं। मेरा दिल ओर होर से धक रहा था, पर शरीर साथ नहीं दे रहा था। मेरी आंखों के सामने काले धब्बे आने जाने लगे। जब मैंने लगभग 100 किलो अचार डाल दिया तो सास ने बरामदे से कहा, अभी तो आधा ही हुआ है, कल तक पूरा कर लोगी? मैं जवाब नहीं दे सकी। सांस लेना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैंने मन ही मन ससुर जी से कहा, पिताजी, लगता है अब मुझसे नहीं होगा। मैंने वादा निभाने की बहुत कोशिश की, पर मेरा शरीर जवाब दे रहा है। तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आम का टब लुक गया। आसमान घूमने लगा और आंगन की मीन मेरी तर आने लगी। मेरे घुटने मुंह गए और मैं एक तर गिर गई। मसाले का कटोरा उलट गया। मेरे चेहरे के पास ठंडा कंक्रीट महसूस हुआ। मुझे मीना की आवाज सुनाई दी, अरे भाभी, भाभी, क्या हुआ? लेकिन वह उठकर मेरे पास नहीं आई। फिर सास की आवाज आई। फिर से नाटक शुरू। काम करने का मन नहीं है, इसलिए ये सब कर रही है। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर खोल नहीं सकी। मेरा शरीर मेरा कहना नहीं मान रहा था। आसमान घूम रहा था, आवाज़ें दूर जा रही थीं और मुझे बस ठंडी मीन महसूस हो रही थी। कितनी देर बीती होगी? किसी ने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। वह गर्माहट मेरे पति की थी। प्रिया, प्रिया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। ससुर जी के देहांत के बाद मैंने उसे पहली बार रोते हुए देखा था। पति ने मुझे अपनी गोद में उठाए हुए सास की तरह देखा। मैंने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं। मुझे पति का चेहरा दिखा। उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं, लेकिन वह रोते ने अपनी बात सिंह के लाल नहीं रहे थे। उनकी आंखों में आंसू की जगह कुछ और, हाँ, गुस्सा। ऐसा गुस्सा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पति ने सास को देखा, एक शब्द भी नहीं कहा। सास ने पहली बार नहरें झुका ली। मीना ने संतरा नीचे रख दिया। उसे समझ आ गया था कि माहौल बदल गया है। पति मुझे गोद में उठाए आंगन से बाहर चले गए। 200 किलो आम के ढेर के बीच से गुड़ते हुए उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनकी आमोशी किसी भी चीज से ज्यादा डरावनी थी। मेरे पति की आंखें बदल चुकी थीं। उन आंखों को देखकर मुझे लगा अब सब दित्म हो गया है। इमरजेंसी रूम की रोशनी सेद और ठंडी थी। ड्रिप लगवाकर मैं छत को देख रही थी। मैं कहाँ हूं, कब आई, मुझे कुछ देर तक पता नहीं चला। मुझे होश तब आया जब पति की आवाज सुनाई दी, प्रिया, मैं हूं, आंखें खोलो। मैंने मुश्किल से गर्दन घुमाई।
पति मेरे बिस्तर के पास बैठे थे। उन्होंने मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पक रखा था। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। मुझे समझ आया कि वह रोए थे। डॉक्टर अंदर आए और बोले, शरीर में पानी की बहुत कमी है और कीमो के साइड इफेक्ट्स की वजह से शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। इन्हें अभी पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। कोई भी शारीरिक मेहनत जानलेवा हो सकती है। जानलेवा, यह शब्द सुनकर भी मैं सुन्न थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे पति अलग थे। डॉक्टर के जाने के बाद वह काजी देर तक चुप रहे। मेरा हाथ पके हुए, सिर झुकाए बैठे थे। मैं ठीक हूं, ड्रिप लगने से थोड़ा अच्छा लग रहा है। पति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनका चेहरा देखकर मैं चुप हो गई। वह किसी ऐसले पर पहुंच चुके थे। यह एक ऐसे इंसान का चेहरा था जिसने कोई निर्णय ले लिया हो। 20 साल साथ रहने के बाद भी मैंने उनका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। प्रिया, मैं कल मां के घर जा रहा हूं। मैं समझ गई कि वह क्या करने वाले हैं। नहीं, रहने दो। नहीं। पति ने मेरी बात काट दी। यह पहली बार था जब उन्होंने मेरी बात काटी थी। अब और नहीं। उनके उस एक वाक्य में बहुत तात थी, एक स्थिर और मजबूत आवा। मैं आगे कुछ नहीं कह सकी। अगले दिन दोपहर को पति ससुराल गए। मैं अस्पताल में थी। बाद में पति ने मुझे सब कुछ बताया कि उस दिन क्या हुआ था। सास लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। मीना भी वहीं थी, सोहे पर बैठी ओन चला रही थी। पति ने दरवाजा खोला। सास ने गर्दन घुमाकर कहा, आ गए? प्रिया तो बस अचार ही डाल रही थी। पति ने जूते उतारे और सास के सामने बैठ गए। मीना ने ऊपर देखकर कहा, भैया क्या हुआ? परेशान लग रहे हो। पति ने एक बार मीना को देखा, फिर मां को, और शांत आवाज में बोले, मां, आप जानती हैं कि प्रिया इस घर में क्यों थी? सास ने नाक सिकोगी। क्यों थी? जायदाद के लिए। ससुर के मरते ही जायदाद हपने के लिए। पति ने चुपचाप सुना, सिर हिलाया और कहा, पिताजी ने मरने से पहले मुझसे एक वादा लिया था। सास चौंक गई। क्या? पिताजी ने कहा था, अपनी मां का ख्याल रखना। वह स्वभाव की थोही ते है, पर उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। मीना पर मुझे भरोसा नहीं। मीना तुरंत खजी हो गई। क्या? पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था? इसका क्या मतलब है भैया? पति ने मीना को कामली देखा। मीना, जब पापा अस्पताल में थे तो तुम कितनी बार आई थी? महीने में 1 बार, और जब भी आती कॉरिडोर में होन पर बात करके चली जाती। पापा सब जानते थे। मीना चुप हो गई। पति ने फिर सास को देखा। उस वादे की वजह से प्रिया यहां थी। कैंसर का पता चलने के बाद भी वह नहीं गई। कीमो लेते हुए भी आपके 3 वक्त के खाने का ध्यान रखा। यह जायदाद के लिए नहीं था। सास कुछ कहने वाली थीं, पर पति बोलते रहे, मां, आपकी डायबिटीज की दवाइयां हर महीने कौन लाता था? आपको पता है? पिताजी की समाधि पर सफाई करने कौन जाता था? आपके जन्मदिन पर केक कौन लाता था? यह सब प्रिया करती थी। पति ने न तो आवाज ऊंची की, न ही कोई बहस की, बस सच बताते गए। बाद में मीना ने किसी को बताया था, अगर भैया चिल्लाते तो हम जवाब भी देते, पर वह सिर्फ सच बता रहे थे और हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। सास कई देर तक कुछ नहीं बोली। फिर पति ने आयरी बात कही, मां, कल जब प्रिया आंगन में बेहोश हुई थी तो आपने क्या कहा था पता है? आपने कहा था, नाटक कर रही है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी जान को तरा हो सकता है, और आपने कहा नाटक कर रही है। पति अपनी जगह से उठे, हम जा रहे हैं। तब सास बोली, जा रहे हैं? यह क्या बकवास है? सामान लेने आया हूं। पति बेडरूम में गए और प्रिया का सामान पैक करने लगे। यादा कपे या सामान नहीं था, एक सूटकेस काजी था। दराह सा करते हुए पति रुक गए। दराह में सबसे नीचे एक पासबुक थी। सास के नाम पर एक आरडी अकाउंट, हर महीने 10 रुपए, पूरे 2 साल तक जमा किए गए थे। 24 बार की एंट्री थी। पति को भी इस बारे में नहीं पता था। वह पासबुक लेकर बाहर आए और सास के सामने टेबल पर रख दी। यह भी प्रिया ने ही किया है, आपके बुढ़ापे के लिए। फिर उन्होंने रिज खोला। अंदर डिब्बों की लाइन लगी थी। हर डिब्बे पर पर्ची लगी थी। मां के लिए सुबह का कम नमक वाला, डायबिटीज के लिए मल्टीग्रेन रोटी, मां का सूप, 1 हत्ते का। यह सब प्रिया ने अस्पताल जाने से पहले बनाया था। कीमो लेने जाते हुए भी उसे अपनी सास के खाने की चिंता थी। पति ने रिज बंद करते हुए कहा, हम जा रहे हैं, पिताजी से माघी मांगता हूं। वह सूटकेस लेकर दरवाजे की तरफ चले। सास ने क्या कहा यह पति ने मुझे नहीं बताया, बस इतना बताया, पहली बार मां कुछ नहीं बोल पाई। मीना भी चुप थी, सोए पर सिर झुकाए बैठी रही। जब पति अस्पताल लौटे, मैं ड्रिप लगवाकर लेटी हुई थी।
पति ने दरवाजा खोला, एक सूटकेस के साथ। उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराया, एक कमोर पर सच्ची मुस्कान। हो गया क्या? सामान ले आया। हम निकल आए। मेरे आंसू निकल आए, दुख या अफसोस के नहीं, इस बात के कि आखिरकार यह इंसान मुझे वहां से निकाल लाया। पति बिस्तर के पास बैठे और मेरा हाथ पकड़ लिया। मां करना, यह बहुत पहले करना चाहिए था। मैंने सिर हिलाया। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया। पति ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। अब सिर हम दोनों रहेंगे। मैंने उस घर का दरवाजा बंद होते हुए नहीं सुना, पर मैंने महसूस किया कुछ बंद हो गया था और कुछ नया शुरू हुआ था। उस घर का दरवाजा बंद होते ही मैंने पहली बार गहरी सांस ली। 3 साल बीत गए हैं। मैं इंदा हूं। कीमो के 5 सेशन पूरे हो गए, सर्जरी भी सफल रही और पिछले साल की जांच में मुझे कैंसर मुक्त घोषित कर दिया गया। जब डॉक्टर ने कहा आपने बहुत हिम्मत दिखाई, तो मैं वहीं रो पई। मेरे पति मेरे साथ थे, वह भी रो रहे थे। अस्पताल से बाहर निकलते हुए पति ने मेरा हाथ थाम लिया, बिना कुछ कहे, बस कसकर। अब हम एक छोटे से किराए के फ्लैट में रहते हैं, 2 कमरों का। ससुराल के घर के मुकाबले आधा भी नहीं है। पर अजीब बात है, यह छोटा सा घर यादाभा और खुला लगता है। सुबह जब मैं उठती हूं तो पति रसोई में कौई बना रहे होते हैं। उन्होंने 3 साल पहले ही कौई बनाना सीखा था। जब मैं घर लौटी थी तो YouTube देखकर हैंड ड्रिप कौई बनाना सीख रहे थे। शुरू में कौई अच्छी नहीं बनती थी, कभी पानी जैसी तो कभी कव्वी, पर वह रोज सुबह मेरे लिए 1 कप बनाते थे। अब कौही का ही अच्छी बनती है। कौही के लिए शुक्रिया। कैसी बनी है? बस यही हमारी सुबह की बातचीत होती है। पर मुझे समझ आया, इसी को उशी कहते हैं। एक ऐसी सुबह जहां कोई मुझे आदेश नहीं देता, कोई मुझे ताने नहीं मारता और कोई मुझे नगरंदा नहीं करता। मुझे नहीं पता था कि यह इतना जीमती होता है। ससुराल की बात करें तो वहां से निकले 6 महीने बाद बर मिली। पति के एक चचेरे भाई से सास के घुटनों में दिद्द हो गई है। वह सीयां नहीं उतर पाती, डायबिटीज भी बढ़ गई है। अब वह अकेले अस्पताल नहीं जा सकती। उन्होंने मीना को गोन किया, मीना, मां को अस्पताल ले चलो। पता है मीना ने क्या कहा? मां, मैं भी बहुत व्यस्त हूं, किसी केयरटेकर का पता करूं। यह बात कुछ सुनाई सी नहीं लगती। जब मुझे कैंसर हुआ था तब मीना ने मुझसे यही कहा था। मैं भी व्यस्त हूं, भाभी आप ही कुछ करो। वही शब्द घूमकर सास के पास लौट आए थे। सास को कैसा लगा होगा जब अपनी बेटी से सुना होगा मैं भी व्यस्त हूं। क्या उन्होंने उस पल महसूस किया होगा जो मैंने महसूस किया था? मुझे नहीं पता। चचेरे भाई ने बताया कि सास अब मोहल्ले में यादा नहीं निकलती, पहले रोज आती थीं, पर मोहल्ले में बातें फैल गई थीं। पता नहीं किसने शुरू की, पर ससुर जी की आखिरी इच्छा की कहानी, बहू के कीमो लेते हुए खाना बनाने की कहानी और 200 किलो आम के अचार की कहानी सब फैल गई थी। मोहल्ले की औरतों ने सास से कहा, सरला जी आपने अपनी बहू के साथ अच्छा नहीं किया। यह सुनकर सास घर लौट आई। मैं जानती हूं कि उनके लिए सबसे डरावनी चीज क्या है। ईद। मोहल्ले वालों के सामने एक अच्छी सास, एक दुखियारी मां दिखना, यही उनके लिए सब कुछ था। और वह ईद अब खत्म हो गई थी। एक दिन मेरे पास सास का होन आया। घंटी बजती रही और मैं स्क्रीन को देखती रही जिस पर सास लिखा था। 3 साल बाद मैंने ओन उठाया। प्रिया। सास की आवाज बहुत धीमी थी, ऐसी आवाज जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मुझे आदेश देने वाली वह आवाज सिकुड़ गई थी। जी माँ जी। काई देर आमोशी रही। मुझे लगा कि वह कुछ कहना चाहती हैं पर कह नहीं पा रही हैं। कैसी हो आजकल? ठीक हूं, अब सेहत भी काई अच्छी है। चलो अच्छा है, अच्छा है। 3 साल पहले तो उन्होंने कहा था कि मैं नाटक कर रही हूं, आप भी अपना याल रखिए। बस इतना कहकर मैंने होन रख दिया और कुछ कहने को था ही नहीं। शायद वह उम्मीद कर रही थीं कि मैं वापस आने को कहूंगी। शायद वह मांगी मांगना चाहती थीं, पर मांग नहीं सकी। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहती थी। कुछ दिनों बाद मीना का भी ओन आया। भाभी। मैं मीना बोल रही हूं। जी। मां की तबीयत आजकल सच में ठीक नहीं है। घुटने की वजह से वह अकेले कुछ नहीं कर सकती। भाभी आप एक बार। मीना जी। मैंने उसकी बात काट दी। यह पहली बार था जब मैंने उसकी बात काटी थी। ये आप कर सकती हैं, आखिर आप उनकी बेटी हैं। मैंने ओन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे, गुस्से से नहीं बल्कि इसलिए कि मैंने पहली बार वह कहा जो मैं कहना चाहती थी। 20 साल से मैं सब कुछ सह रही थी। भाभी आप करो, भाभी आप ही कुछ करो।
भाभी, आपसे इतना भी नहीं होता? इन सब बातों को मैं पीती रही और आज पहली बार मैंने जवाब दिया था। मुझे बहुत सुकून मिला। वसंत का मौसम था। मैं और पति ससुर जी की समाधि पर गए। चारों तरफ हरियाली थी, हवा में तागी थी। हमने समाधि पर फूल रखे और पास में बैठ गए। पति ने पहले बात की, पिताजी आप ठीक हैं ना? प्रिया अब काई अच्छी है, अब खाना भी ठीक से खाती है। फिर मैंने बात की। मैंने समाधि को देखा जिस पर ससुर जी का नाम लिखा था। पिताजी, मैंने आपका वादा निभाया, 3 साल तक निभाया। अब मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूं। मुझे मां कर दीजिएगा। मेरा गला भर आया। अगर ससुर जी इंदा होते तो क्या कहते? शुक्रिया कहते या मां करना कहते? शायद दोनों कहते। पति ने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ लिया। हम काजी देर तक वहीं बैठे रहे। वसंत की हवा समाधि के पास से गुर रही थी। लौटते हुए गाजी चलाते हुए पति ने पूछा, क्या खाओगी? चावल। ठीक है। पति मुस्कुराए, मैं भी मुस्कुराई। यह कितनी मामूली सी बात है। क्या खाओगी? कई चावल, बस इतना ही। पर यही तो उशी थी। कोई मुझसे पूछ रहा है कि मैं क्या खाना चाहती हूं। मैं अपनी पसंद बता सकती हूं और कोई है जो मेरी पसंद पर मुस्कुरा रहा है। ससुराल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैंने उन्हें मां कर दिया है। नारद करने से बोझ मुझ पर ही रहता। मैं उन लोगों की वजह से अपनी बची हुई जिंदगी को भारी नहीं बनाना चाहती, लेकिन मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। अब अपनी देखभाल करने की बारी मेरी है।